हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती में जो भौतिक विज्ञान का जो पेपर होगा आपका, उसकी एक तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है, उसकी बुक्स कौन कौन सी पढ़ें, इसी के बारे में आप बात करने वाले हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती में आप कौन सी स्टेज के लिए मतलब कौन सी स्टेज में हैं जिससे आपको तैयारी करनी चाहिए, या फिर कौन सी बुक्स आप पढ़ें तो उसमें आपको आसानी रहेगी। या तो आप 12th पास कर चुके हैं या अपियरिंग में हैं, मतलब आप 12th की एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार। अगर आप 12th की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, और आपने जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बुक्स ही रेफ़र करनी चाहिए। बस ध्यान इतना सा रखना है कि जो भी आप बुक पढ़ें, वो टॉपिक सिर्फ आपके सिलेबस के हैं, वो ही पढ़ें। ये उन बच्चों के लिए रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 12th पास और 12th अपीयरिंग, 12th पास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 12th के बाद में अगर इन्होंने किसी भी कॉलेज में ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए कह रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं नीट आईआईटी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल के लिए या फिर आईआईटी के लिए। तो वो बच्चे सबसे ज़्यादा इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं, और वही इसमें स्कोर करते भी हैं। पिछले दो जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्हीं दो जो है तैयारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक जो क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ बात आती है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो बच्चे हैं वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो नीट और आईआईटी के बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं यहाँ पर। आप अगर नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर 2-3 साल आपको हो गए हैं और आपको लगता है कि वहाँ अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप ज़रूर इसकी तैयारी करें। आपके लिए ये बिल्कुल गोल्डन चांस हो सकता है। फिर बात आती है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी, एमएससी, बीटेक और एमटेक, तो इन सब्जेक्ट्स में आपको देखना है कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट जो है आपका तैयार हो सकता है। जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर आपके 2 सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे अगर स्कोर करने वाले हैं, आप अच्छे से कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल भी तैयारी में रुकना नहीं चाहिए। आपको आज से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। फिर बात आती है कि ग्रेजुएटेड स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कहीं जॉब वॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो और उनका काफ़ी लंबा जो है एक्सपीरियंस अपने जॉब में रहा है और पढ़ाई से काफ़ी दूरी बन गई है। वो स्टूडेंट काफ़ी सोच समझ कर इस तैयारी में आएँ, क्योंकि इतना ईज़ी भी ये नहीं रहेगा। लेकिन उनके लिए इतना ही होगा कि वो एक बार अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने अंदर झाँक के देखें कि कम से कम आपके 2 सब्जेक्ट तो आपके तैयार होने ही चाहिए। या हो सकता है कि वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई हो, या फिर साथ में एक राजस्थान जीके का जो पार्ट है। अगर आपके 2 पार्ट तैयार हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं, बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं 12th पास और अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए। 12th पास और अपीयरिंग वाले बच्चे अपने जो स्कूल की जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक को ज़रूर अच्छे से पढ़ें। जो भी आपके टॉपिक्स सिलेबस में दे रखे हैं, उन्हीं को रेफ़र करें। इधर-उधर भागे नहीं। आपका एग्ज़ाम जो है 28 और शायद 29 जून को ही फिक्स है। तो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप बहुत सारा मटेरियल पढ़ पाएँ। तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी की बुक्स को एक बार साथ में रख के सिलेबस को, और वहाँ से फटाफट से अपना सिलेबस कवर करें। बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपके बहुत लिमिटेड टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, तो फिजिक्स में एक बार आप एनसीईआरटी ज़रूर देखें। आपने जो भी स्कूल के नोट्स लिए होंगे, या फिर जो भी आपके अदर पब्लिकेशंस जो सीबीएच और साइंस पब्लिकेशन की जो बुक्स आती हैं, उनको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। साथ में आप नीट का अगर आपको कहीं से मटेरियल मिल सके, तो वो जो है नोट्स आप ले लें। लेकिन आपको बहुत सारा मटेरियल नहीं इकट्ठा करना है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, तो आप एनसीईआरटी पे ही टिके रहें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप कोई क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। बात आती है नीट और आईआईटी प्रिपरेशन कर रहे बच्चों की। नीट की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपने जहाँ से भी प्रिपरेशन की है, कोई कोचिंग तो आपने की होगी, ऑनलाइन, ऑफलाइन की होगी, तो आपने जो नीट के लिए नोट्स वहाँ से लिए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, या आपको जो भी आपकी कोचिंग थी वहाँ से प्रोवाइड किए गए होंगे, तो नोट्स आपको वापस रेफर करने चाहिए। साथ में वहाँ आपको एनसीईआरटी भी रेफर करनी चाहिए। बात फिजिक्स की करते हैं, तो वहाँ इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली बीएससी लेवल का पूछ लिया जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा।
आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं वो 11th-12th के बेस के ही हैं और उतना ही पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बायोलॉजी में थोड़ा रहता है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल का पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी आपके नीट के नोट्स हैं, कुछ समरीज हैं, तो वो आप जरूर देखें। अब जो भी आपके नीट के नोट्स हैं उनको देखें, साथ में आप क्या करें, जो भी आपकी बुक्स हों, क्वेश्चन बैंक हो, जैसे आप देख सकते हैं कि एक यूएसएस की बुक आती है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, वो ला सकते हैं, वहाँ से आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बात करें एनसीईआरटी, यहाँ पे आपको पढ़नी ही है। नेक्स्ट आईआईटी के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी थोड़ा दिक्कत रहता है, तो वो बायोलॉजी अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं तो वो राजस्थान जो जीके है उसके ऊपर फोकस करें। फिर आती है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में, या तो वो बीएससी कर रहे होंगे या एमएससी कर रहे होंगे। बीएससी वाले स्टूडेंट जो उनके ग्रेजुएशन के अंदर ही क्या होता है, आपके जो भी है बायोलॉजी, जिसके अंदर कह सकते हैं कि बायोटेक सॉरी जूलॉजी और बॉटनी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन में काफ़ी ठीक ठाक पढ़ा है तो आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। वहाँ पे आपकी केमिस्ट्री भी होगी, तो आपको कोई भी ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। आपको भी बहुत आ, आसानी रहेगी इस तैयारी के अंदर, तो आप तैयारी करें। अगर फिजिक्स में अगर आपको समस्या आ रही है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप एनसीईआरटी जरूर लें, साथ में कोई क्वेश्चन बैंक आप जरूर लें। क्वेश्चन जरूर करें, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका जो फिजिक्स का पोर्शन कमज़ोर रहेगा और आपकी जो रैंक है वो काफ़ी नीचे आ सकती है और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो इम्पोर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चन जरूर लगाएं सबसे ज़्यादा। ग्रेजुएटेड स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन हो रखा है और वो कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो एक बार सेल्फ इवेलुएशन करें कि उनको इस एग्ज़ाम में जो भी आपका सिलेबस है, जैसे आपका बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ और फिजिक्स हुआ, तो इन तीनों का जो है कितना पोर्शन वो कवर कर सकते हैं, कितना जल्दी कवर कर सकते हैं। अगर वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में से कोई भी दो सब्जेक्ट तैयार अच्छे से कर पाते हैं या एक सब्जेक्ट कर पाते हैं, साथ में राजस्थान जीके कर पाते हैं, तो उनको जरूर तैयारी करनी चाहिए। फिजिक्स को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देते हुए उन्हें राजस्थान जीके पे फोकस करना चाहिए। अगर उनके जो भी है काफ़ी टाइम हो गया है फिजिक्स छोड़े हुए, तो उन्हें राजस्थान जीके पे फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो ये सिलेबस आपके जो भी अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ से हमने लिया है, तो देख सकते हैं आप। सबसे पहला चैप्टर जो दे रखा है आपके, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड की जो गतिकी बल आघूर्ण के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले टॉर्क, बल आघूर्ण के बारे में, तो आपको पूरा दृढ़ पिंड की जो जो भी हमारा टॉपिक होता है वो पूरा उठाकर नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है बल आघूर्ण, ठीक है। फिर बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम है वो पढ़ना है। थर्ड बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जो आपके जड़त्व आघूर्ण है, तो वो जो टॉपिक आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बलाघूर्ण पढ़ना है, कोणीय संवेग संरक्षण पढ़ना है, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण पढ़ना है। आपको इनके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी इतना टाइम अपने पास बचा हुआ नहीं है। सेकंड बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके बीएससी में भी होता है, आपके जो आपकी नीट की प्रिपरेशन होती है उसमें भी होता है, और आपके 12th में तो होता ही है, 11 12 में तो होता ही है। तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिकी, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रथम एवं द्वितीय नियम पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आप इनके नियम को पढ़ के इनके क्वेश्चंस करें। थर्मोडायनेमिक्स के बाकी अदर जो हैं टॉपिक्स उनको टच करने का बिल्कुल भी गलती ना करें। सीधा दे रखा है आपको ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन हीट इंजन पढ़ने हैं आपको, और साथ में पढ़ना है प्रशीतक, प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको बुक से उठाकर डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन करना चाहिए। तो आपकी जो यूएसएस की बुक है तो वो आपके लिए यहाँ पर रामबाण हो सकती है, क्योंकि वहां डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि प्रथम नियम के कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हैं। तो प्रथम नियम के अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं, द्वितीय नियम के अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं, ऊष्मा इंजन के अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं, ताकि आपको खुद को ढूंढना नहीं पड़ेगा अलग अलग जगह जाके। और भी कोई बुक्स हो सकती हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ी है और जो मैं आपको बता सकता हूँ वो यूएसएस काफ़ी ऑथेंटिक बुक है, गलतियाँ भी बहुत कम मिलेगी इसके अंदर, बहुत कम, रेयर ही कभी भी इसमें गलती मिलेगी आपको। बात करते हैं थर्ड टॉपिक, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन सिंपल मतलब
ऑसिलेशन की बात करें तो दोलन या सरल दोलन की बात कर रहा है, तो दोलन में क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले बात करते हैं सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति के ही आप टॉपिक को पढ़ें, थ्योरी पढ़कर आप एक बार इसके क्वेश्चंस करें। फिर बात करते हैं इट्स एग्जाम्पल एंड रेजोनेंस। तो सरल आवर्त गति और उसके उदाहरण, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, इसका मतलब आपको एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम्पल बेस्ड बन सकता है। और सीधा दे रखा आपको अनुनाद, तो अनुनाद आपको जरूर पढ़ें, अलग से टॉपिक आपको मेंशन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं तरंग, वेव्स के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये आपकी क्लास 12th में आता था, जो एनसीईआरटी है उसके अंदर, तो आप वहां से जरूर इसको पढ़ें। बाकी अदर टॉपिक्स पे ना जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। तो आपको तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ें, साथ में डॉपलर का प्रभाव पढ़ें। डॉपलर इफेक्ट को आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे आपको टॉपिक मेंशन कर दिया है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आने का संभावना रहेगी यहाँ पर। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग। देखो कूलाम का नियम आप पढ़ें, उसके क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम, तो कूलाम का नियम हो गया और गाउस का नियम, दोनों पे आपके क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस, और आप पुराना पेपर उठाकर देख सकते हैं, वहां डायरेक्टली इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिक करंट, किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ का नियम भी आपको डायरेक्टली पढ़ना है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा टॉपिक उठा के आपको इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप नहीं पढ़ें। तो सीधा सीधा उठा के पढ़े आप, कूलाम का नियम क्या है, गाउस का नियम क्या है, और उसके अनुप्रयोग एप्लीकेशंस क्या हैं। सीधा बात करें फिर किरचॉफ के नियम पर आ जाए डायरेक्ट। फिर बात करें व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसके क्वेश्चंस लगाएं, इसकी थ्योरी पढ़ें आप। मीटर ब्रिज जो है, मीटर सेतु पढ़ें और विभव मापी पढ़ें। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका, एक देखो आपकी जो भर्ती है उसका नाम ही साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला सहायक हैं आप, ठीक है। तो प्रयोगशाला सहायक का मतलब क्या है कि उसको लैब लैब के अंदर क्या आना चाहिए, काम आना चाहिए। तो ये डायरेक्टली लैब से रिलेटेड है, वही टॉपिक आपको तैयार करना है, तो इन पर आपको बिल्कुल फोकस रखना है। बात करते हैं ऑप्टिक्स, माइक्रोस्कोप पढ़ना है आपको, टेलीस्कोप पढ़ना है। तो ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी, इसके अंदर सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है, ये दोनों जो है इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि शुरू से आप स्टार्ट कर दिया आपने उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, इनके नियम पढ़ रहे हैं, कैसे उल्टा सीधा प्रतिबिंब बनता है, कोई मतलब नहीं है। सीधा उठाएं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, इनको कवर करें। नेक्स्ट बात करें इंटरफेरेंस, ये पढ़ें, और डिफ्रैक्शन पढ़ें, और पोलराइजेशन पढ़ें, और पोलरीमीटर पढ़ें। मतलब दूरदर्शी के बाद में व्यतिकरण पढ़ें आप, विवर्तन पढ़ें, और ध्रुवणमापी पढ़ें, ठीक है। इनके ही क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम पढ़ने बैठ गए। हाँ, हो सकता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरा एक बार सरफेसली पढ़ लें थ्योरी को, लेकिन उसके अदरवाइज आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जो भी आपको टॉपिक दे रखे हैं उनके अलावा आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करने हैं। और एटम, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8वां जो टॉपिक है आपका परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ पर, जो बोर का मॉडल है एक बार जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं आप। फिर सीधे आ जाएं टॉपिक 9 पर, नाभिकीय द्रव्यमान, नाभिकीय द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। इन तीनों चारों टॉपिक्स को आप कवर करें। ये भी एटम, जो आपके एटॉमिक एनर्जी है उसी से रिलेटेड है। तो अदरवाइज इसमें भी आप सेम जो टॉपिक आपको दे रखा है उसी टॉपिक पे टिके रहें, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं पढ़े आप। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दे के रखें आप, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेमीकंडक्टर, आप इस वाले टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते अगर आपने फिजिक्स की तैयारी करनी ही है। तो इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाएं, बिल्कुल गारंटेड क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पे अर्धचालक या जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर पी एन जंक्शन, तो पी एन जंक्शन के आप पढ़ें थ्योरी और उसके बाद में क्वेश्चन लगाएं। ऐसे नहीं कि आपने पहले क्वेश्चन लगा लिए फिर थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। थ्योरी पढ़ के आप कम से कम 50 क्वेश्चन जरूर लगाएं, ताकि आपको पता चले, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको समझ में आए।
उसके बाद में बात करें ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर नेक्स्ट तर्क द्वार मतलब लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है बिल्कुल, जो भी है आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर उठाया और सब कुछ पढ़ने लगे, नहीं। पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट और डायोड। डायोड को भी कैसे देखना है, डायोड पढ़ के आपको देखना है डायोड एज ए रेक्टिफायर, निष्टकारी के रूप में एक डायोड है वो किस तरीके से काम आता है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जेनर डायोड, तो जेनर डायोड जो है आपको पढ़ना है। इतने ही टॉपिक हैं, आपको घबराए नहीं, बहुत कम टॉपिक आपको दे रखे हैं। फिजिक्स का हवा नहीं बनाए बिल्कुल भी, फिजिक्स से आपसे पूछिए ये पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे, तो ये आपको नहीं करना है। अब देखते हैं कि आप जो भी है, आप अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो हम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जेनेटिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको भर्ती से जुड़ी सभी खबरें आपको दी जाती हैं, तथा जितने भी आपके सिलेबस है वो सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।